तरुणा देवी अपने कमरे में बैठी हुई कुछ फाइल्स को देखने में बिजी थी और बाला उनके सामने खड़ा था। तरुणा देवी बाला को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करती हैं तो उन्हें दिव्या दरवाजे पर खड़ी दिखती है। तरुणा देवी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं और दरवाजे के पास जाकर दिव्या का हाथ पकड़कर कमरे से लेकर आती हैं। एक नज़र वह बाला को देखती हैं तो बाला कमरे से बाहर चला जाता है। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आप ऐसे ही कमरे में आ सकती हैं हमारे। तरुणा देवी काफ़ी नरमी और प्यार से बोलती हैं। दिव्या उन्हें देखकर कहती है, दादी हमें आपसे आज्ञा चाहिए थी। तरुणा देवी थोड़ा सा असमंजस में कहती हैं, कैसी आज्ञा? दिव्या तुरंत कहती है, दादी हमें इस विला से कुछ वक्त के लिए आज़ादी चाहिए। तरुणा देवी दिव्या को गालों से छूते हुए कहती हैं, ये कोई कैद नहीं है जो आपको यहाँ से आज़ादी चाहिए। तरुणा देवी के ऐसे बोलने से दिव्या चुप हो जाती है। तरुणा देवी उसे समझाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को आपके साथ भेज देती हूँ। आप जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ पर जा सकती हैं। दिव्या झट से नकारते हुए कहती है, हमें अकेले जाना है। दिव्या के अकेले जाने की बात से तरुणा देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। फिर वह कुछ सोचते हुए कहती हैं, ठीक है, आप जाइए। इतना सुनते ही दिव्या पहले तरुणा देवी को देखती है, फिर अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर चली जाती है। तरुणा देवी बाला को अंदर बुलाती है और उसे सख्त आदेश देते हुए कहती हैं, दिव्या के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा दो और ध्यान रहे वो सब दिव्या की नज़र में नहीं आने चाहिए। बाला हमेशा हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दिव्या विला से निकलकर पैदल बिना मंजिल के चलने लगती है। उसे आदित्य की गैर मौजूदगी में बिल्कुल भी अच्छा विला में नहीं लग रहा था। दिव्या का दिल काफ़ी उदास और बेचैन सा हुआ जा रहा था, इसलिए वह शहरों की भीड़ में खुद की उदासी और बेचैनी को दूर करने के मकसद से बाहर निकली थी। दिव्या के पैर चलते चलते एक पार्क में रुक जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को किसी बात के लिए चिढ़ा रहे थे, जिसे देखकर दिव्या उनकी तरफ बढ़ जाती है। सामने जाकर देखती है तो एक गरीब सा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन वह सब बच्चे अमीर होने के घमंड से उसे खिलाना नहीं चाहते थे। दिव्या के वहाँ पहुँचते हुए वह सब बच्चे अपने खेल के लिए निकल जाते हैं। वहीं वह बच्चा गरीब वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगता है। फिर अचानक ही उसके आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। दिव्या उस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उनके आंसुओं को पोंछते हुए बहुत प्यार से कहती है, आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हो? वह बच्चा सुसकते हुए कहता है, वो मेरे साथ खेलने नहीं चाहते और वह मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। दिव्या पूछती है, क्यों? वो आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाहते? वह बच्चा बहुत दुखी होते हुए कहता है, वो कह रहे थे कि मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करने के काबिल नहीं हूँ। दिव्या को यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। दिव्या अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे से कहती है, अगर आपकी पसंद हो
तो हम आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा यह सुनता है, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए दिव्या से हाथ मिलाता है और बहुत उत्सुकता से अपना सर हाँ में हिला देता है। दिव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ खड़ी हो जाती है और गार्डन में खेलने लगती है। पहले तो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। कुछ वक्त बाद गार्डन के हर एक झूले में दिव्या उस बच्चे को झुलाने लगती है। दिव्या को किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ खेलता कोई और था, जो उसे कब से प्यार भरी नज़रों में देख रहा था। वहीं दिव्या तो उस बच्चे को इतनी गुम हो गई थी कि उसे अपने सारे दर्द जैसे याद ही ना रहे हों। कुछ वक्त बाद वह बच्चा बोलता है, बस अब और नहीं, हमें घर जाना होगा। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। दिव्या उस बच्चे को झूले से उतारती है और कहती है, ठीक है, आप जाइए। बच्चा वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वापस आकर दिव्या को देखते हुए कहता है, आप मुझे फिर मिलने आएंगी? दिव्या थोड़ा झुकते हुए उस बच्चे के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, हम आपसे रोज़ मिलने आएंगे। अब तो हम आपके दोस्त बन चुके हैं ना? फिर कुछ वह सोचते हुए कहती है, वैसे हमारे दोस्त का नाम क्या है? वह लड़का झट से जवाब देता है, शिवा। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका, शिवा। दिव्या को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सर झुकाए हुए बेंच की तरफ जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके साइड से आवाज़ आती है, लगता है किस्मत ने आज आपको दो दोस्त बनाने का मौका दिया है। आवाज़ सुनते ही दिव्या अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है तो प्रियांश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दिव्या हैरानी से कहती है, आप? प्रियांश मुस्कुराते हुए ही कहता है, किस्मत भी चाहती है कि आपको मेरे दोस्त होने की पहचान मिल जाए। दिव्या पहले प्रियांश को देखती है, फिर उससे नज़रें हटा लेती है। प्रियांश दिव्या की नज़रें हटाने से उदास सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक शांति रहती है। फिर दिव्या अचानक अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। प्रियांश भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं या फिर? इतना बोलते ही प्रियांश उदास सा चेहरा बनाकर दिव्या को देखने लगता है। दिव्या पीछे मुड़ते हुए प्रियांश को देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। दिव्या प्रियांश के थोड़ा पास जाती है, उसे देखते हुए कहती है। दिव्या अपनी बातों से कभी नहीं पलटती है। दिव्या की यह बात प्रियांश सुनता है तो उसके होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दिव्या उसकी मुस्कान देखकर खुद भी थोड़ा सा मुस्का देती है और वापस पलटकर जाने लगती है। प्रियांश टोंकते हुए कहता है, तो मैं कल आपसे आपके आने की गुंजाइश के लिए इंतज़ार करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। दिव्या जाते हुए ही रुक जाती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, अगर आपको लगे कि आपको यह गुस्ताखी करना चाहिए तो आप बेशक कर लीजिएगा। प्रियांश फिर कहता है, ठीक है, मैं सूरज के किरणें ना दिखने के पहले ही यहाँ इसी जगह रहूँगा। उसकी बातों को सुनकर
दिव्या मुस्कुराने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। प्रियांश बस दिव्या को जाते हुए देखने लगता है। विला में किसी को भी पता नहीं था कि दिव्या कहाँ पर गई है। तरुणा देवी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनुज तो बहुत ज़्यादा परेशान था। यही सोचने लगा कि कहीं दिव्या फिर से तो भाग नहीं गई। सब हॉल में बैठे परेशान ही थे कि छन छन करती दिव्या की पायल की आवाज़ से सबको राहत सी मिलती है। अनुज अपनी जगह से उठकर जल्दी से दिव्या के पास जाता है और परेशानी भाव से कहता है, भाभी आप ऐसी बिना बताए कहाँ पर चली गई थी? दिव्या सबको देखकर कहती है, मैं दादी को बताकर बाहर गई थी। अनुज दिव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, ठीक है चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं विकासा जी मुस्कुराते हुए माया जी से कहती हैं, ये अनुज भी ना कितनी जल्दी दिव्या से मिलजुल गया ना। माया जी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, सच कहा भाभी आपने। वहीं अनुज दिव्या को आदित्य के कमरे में लेकर जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। अनुज अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अपना फ़ोन दीजिए। दिव्या बिना कोई सवाल जवाब किए अपना फ़ोन अनुज को दे देती है। अनुज अपने फ़ोन को निकालकर दिव्या के फ़ोन पर बहुत सारे नंबर टाइप करके सेव करता है। दिव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुज उसके फ़ोन पर कर क्या रहा है, इसलिए वह पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? अनुज अपने काम को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपके फ़ोन पर सभी के फ़ोन नंबर को सेव कर रहा हूँ। कुछ देर तक वह ऐसे ही सेव करते रहता है। फिर आखिर में वह एक फ़ोन नंबर टाइप करता है और सेव करने की जब बारी आती है तो वह कभी दिव्या को देखता है तो कभी फ़ोन को। अनुज की ऐसी हरकत को देख दिव्या पूछती है, क्या हुआ? अनुज अपना सर खुजलाते हुए कहता है, भाभी मैंने आदि भाई का नंबर टाइप तो कर दिया है, लेकिन किस नाम से सेव करूं समझ ही नहीं आ रहा है। अनुज के सवाल पर दिव्या भी सोच में पड़ जाती है। अनुज को जैसे कुछ याद आता है तो वह चहकते हुए कहता है, भाभी मुझे समझ आ गया। फिर थोड़ा सा सोचते हुए, लेकिन इतना सारा नाम मैं सेव कौन सा करूं? दिव्या थोड़ा कंफ्यूजन होकर कहती है, क्या सोचा आपने? अनुज चहकते हुए कहता है, जानू जॉन हॉबी या। इतना बोलते हुए वह रुक जाता है क्योंकि इस वक्त दिव्या उसे बुरी तरह से घूरे रही थी। अनुज को जब एहसास होता है उसने क्या बोल दिया तो वह अपने दांत दिखा देती है और फिर कहती है, भाभी आप एक काम कीजिए, आप ही सेव कीजिए। इतना बोलते हुए अनुज अपना फ़ोन लेकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। अनुज की ऐसी हरकत से ना चाहते हुए भी दिव्या के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुज के जाते ही दिव्या अपना फ़ोन लेती है और फिर कुछ देर सोचते हुए एक नाम टाइप करती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वापस कमरे में आती है। आज भी दिव्या को एक ही चीज़ बेचैन कर रही थी और वह थी आदि। वह भी 5 दिनों के बाद आएगा। दिव्या अपने हाथों में फ़ोटो लिए
बहुत गौर से आदि के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वह अपने हाथों से फोटो को छूती है। फोटो को छूते हुए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह आदित्य को ही छू रही है। बिना आदित्य के भी वह उसके एहसास में बिल्कुल सी खो सी जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिव्या के बहते आंसुओं को आदित्य भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लेकिन वह अपने ही हाथों से मजबूर था। वह कुछ भी कर भी तो नहीं सकता था। आदित्य दिव्या के पास तो है ही नहीं जो उसके आंसू पोंछ सके, और हिम्मत तो है ही नहीं कि वह दिव्या पर हक जताकर कॉल करके उसके आंसू बहाने से मना कर सके। कुछ कर सकता था तो लैपटॉप पर दिव्या के आंसुओं को ना देखने की कोशिश, और आदित्य ने ऐसा ही किया। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बालकनी में रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह अपनी बेचैन मन को शांत करने लगा। बहुत सा खालीपन, एक एहसास जो उसे दिव्या को छोड़ते समय ही होने लगा था। आदित्य आते समय एक बार दिव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसके एहसासों को उसने दबा दिया और बिना कुछ पल बिताए, बिना दिव्या को आखिरी बार देखे, वह उससे दूर चला आया। आखिर उसने ऐसा किया भी तो क्यों? क्योंकि वह हमेशा बस दिव्या से दूर रहने की ही कोशिश कर रहा था। लेकिन अब भी यह समझ पाना मुश्किल होता जा रहा था कि आदित्य जो भी कर रहा है वह दिव्या से दूर रहते हुए भी उसे देखना, यह भी एक जिम्मेदारी या मजबूरी का हिस्सा है, या फिर कुछ और।